वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। Spectroscopy is a study where we study about the interaction of radiation with matter. Interaction of radiation with matter. अब radiation क्या है? There are different types of radiations. For example, if I write gamma rays, X rays, UV rays, visible light, infrared, then microwaves and रेडियो वेव्स। ये मैंने कुछ रेडिएशंस लिखे। अब जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है, इस ऑर्डर में इनका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इसको हमेशा हमें अपने माइंड में रखना होता है, इन रेडिएशंस को, कि ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम इस रीजन को पढ़ते हैं, यूवी विजिबल रीजन को। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट रेंज है, विजिबल रीजन की रेंज रहती है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेट रेंज। और यूवी रीजन की रेंज है फ्रॉम 200 नैनोमीटर अप टू 400 नैनोमीटर। और लेस देन 200 नैनोमीटर पे देयर इज फार अल्ट्रावायलेट रीजन और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। सो वैक्यूम यूवी रीजन which can also be called as far UV region। ये फार और नियर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट के नियर होगा वो नियर, और जो विजिबल लाइट से फार होगा वो रीजन फार कहलाएगा। इसी तरह ये इंफ्रारेड रीजन में भी हम इसको बोलेंगे नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। तो नियर इंफ्रारेड मतलब जो विजिबल रीजन या विजिबल लाइट के रीजन के नजदीक है वो नियर, और जो दूर है वो फार। तो अभी मैंने यहाँ लिखा वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन और फार अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका जो वेवलेंथ रहता है दैट इज लेस देन 200 नैनोमीटर, लेस देन 200 नैनोमीटर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, जैसे मैंने अभी कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। और क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सीख रहे हैं तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ दीज रेडिएशंस विद मैटर। मैटर हमारा क्या होगा, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैटर होगा। अब बात आती है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन यूज है वो होता है फॉर द स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन मतलब स्ट्रक्चर को पता करना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है एटम्स की। तो ये सारी चीजें हमें पता करनी होती हैं। मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स इन द स्पेस, ये सारी चीजें। तो स्पेक्ट्रोस्कोपीज आर एक्चुअली ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ। इट कैन बी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट कैन बी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर करेंगे। अभी हम वी विल फोकस ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो
हाँ, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है। जबकि जैसे मैंने कहा एनएमआर में हम रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन करते हैं। एनएमआर से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चलती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चलता है। एक होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे हमें मॉलिक्यूलर मास पता लगता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगता है। और आईआर से भी हमें फंक्शनल ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे किस तरह से हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके फंक्शनल ग्रुप्स का पता कर पाते हैं, और कुछ और चीजें हैं जिनका हम पता कर पाते हैं। तो अब चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये हमें स्पेक्ट्रम का नॉलेज होना चाहिए। इन रेडिएशंस को जब हमने इस तरह से अरेंज किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें रेडिएशंस को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स। अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के फायदे क्या हैं और टेक्निक्स के कंपैरिजन में। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें इसके एडवांटेजेस लिखते हैं यहाँ हम थोड़ा सा, एडवांटेजेस। यस, क्या एडवांटेजेस हैं इसके? हाँ जी, इसके एडवांटेजेस इस तरह से हैं कि एक तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, स्मॉल टाइम इज रिक्वायर्ड, वेरी स्मॉल टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म। जबकि दीज टेक्निक्स और दिस टू कैरी आउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी, जबकि अगर हम दूसरे टेक्निक्स की बात करें जिनमें हम रिएक्शंस करते हैं और उन रिएक्शंस से पता करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो एक बहुत लंबा टेक्निक है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और क्या एडवांटेजेस हैं कि जो सैंपल है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ organic compound is required। और तीसरी बात कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन obtained इज इन द फॉर्म ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ ग्राफ बनता है, कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, किस वेवलेंथ पे हुई, ये इस चीज का एक ग्राफ बनता है। तो इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है, जब चाहे हम उसे देख सकते हैं। और ये बहुत रिलायबल भी है, ये टेक्निक वेरी रिलायबल, ठीक है। एंड देन रिलायबल होने के साथ साथ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। सेंसिटिव मैं इसलिए कह रही हूं कि इवन वेरी स्मॉल चेंजेस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और इन द मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। एंड देन it is also used for the detection of even very short-lived intermediates, reaction intermediates, very short-lived reaction intermediates, उनका भी पता इससे, इस टेक्निक से हमें लगता है। intermediates and mechanism पता करना है अगर हमें किसी रिएक्शन का, तो उसके लिए भी हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है तो भी इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं दूसरी टेक्निक्स के कंपैरिजन में। चलो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे थे, तो अब रेडिएशंस को ही थोड़ा और डिटेल से हम इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एसोसिएटेड हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और
also to the perpendicular to the direction of motion of or direction of propagation या direction of motion of the wave. तो अब जो आगे चीजें हमने पढ़नी है वो है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स. जब वेव बनती है, रेडिएशन बनती है, तो क्या करेक्टरिस्टिक्स उसके होते हैं. ये करेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत जरूरी है. करेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ की. वेवलेंथ एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है. करेक्टरिस्टिक बोल रही हूं तो इसका मतलब जैसे जैसे वेव चेंज होगी तो वो वेवलेंथ भी चेंज होगी. इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी वेव कैसी है. तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा से. और वेवलेंथ पहले मैं यहां एक्सप्लेन करती हूं इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वेव. इस तरह से सपोज ये कोई वेव है. अब ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट. और ये जो एक डिप्रेशन है, नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रफ. सो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. अब ये एक क्रेस्ट है और ये उसके आगे वाला क्रेस्ट है. सो दीज आर टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स. अब इन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस या किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहा जाता है. So if I have to define wavelength, I would say that it is the distance between two adjacent crests or troughs, and it is since it is length, so its units will be the units of length. तो यहाँ क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन की अभी बात कर रहे हैं, बहुत छोटी वेवलेंथ होगी, कम वेवलेंथ होगी. एज आई सेड कि वेवलेंथ इधर को बढ़ती है. इस साइड को जब हम जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है और इस तरफ वेवलेंथ कम होती है. ओके, वेवलेंथ कम है 200 नैनोमीटर. तो अब नैनोमीटर हमने यहाँ यूनिट पे लिख रखा है. तो यूनिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं. एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाता है वेवलेंथ को. 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर. और नैनोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है. नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर. माइक्रोमीटर यूनिट यूज किया जाता है. 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर. और एक और यूनिट कई बार यूज कर लिया जाता है 1 मिली माइक्रो. तो मिली माइक्रो भी 10⁻⁻9 हो गया, क्योंकि मिली होता है -3, 10⁻⁻3, और माइक्रो होता है 10⁻⁻6. तो ये हुआ 10⁻⁻9. मतलब ये नैनोमीटर और मिली माइक्रो ये एक ही चीज है, एक ही बात है. और अगर हमें सेंटीमीटर्स में करना है तो हर एक यूनिट को हम सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये यहाँ 10⁻⁻9 मीटर है तो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा -7. ये हो जाएगा -4 और ये -7, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. ये यूनिट्स इंटर कन्वर्ट हमें करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है. चलिए, वेवलेंथ हो गया. अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. तो वो है वेव नंबर. वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट किया जाता है. न्यू बार 1/λ होता है. It is the reciprocal of wavelength, and therefore the units will be the reciprocal of wavelength, that is centimeter inverse और नैनोमीटर इनवर्स. तो ये डिपेंड करता है कि जिसमें भी हमने वेवलेंथ को एक्सप्रेस किया होगा तो उसका इनवर्स. अब वेव नंबर होता क्या है. सो वेव नंबर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज the total number of waves which can pass through a space of 1 centimeter. यानी कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ, सपोज ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, लेट अस सपोज, तो इसमें से कितनी वेव्स पास कर रही हैं. अगर वेव्स बहुत इस तरह से हैं, क्लोज हैं, तो ज्यादा पास करेंगी. और अगर वेव्स ऐसे हैं तो कम वेव्स पास करेंगी. तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, एक्चुअली यहाँ नाम से भी समझ में आता है. वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं थ्रू अ रीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर, थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर. सो
अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेव्स, ये भी नंबर ऑफ वेव्स है लेकिन अब पर सेंटीमीटर नहीं, अब है पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। और न्यू जो है इसके यूनिट्स अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले ये एक रिलेशन देख लेते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम न्यू निकाल सकते हैं C अपॉन लैम्डा करके। अगर हमें लैम्डा निकालना है तो C अपॉन न्यू करके निकाल सकते हैं। हमें एक चीज पता हो तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। और ये जो न्यू बार है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि न्यू बार क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है। 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ये है, तो इसका मतलब तो न्यू बार क्या हुआ, न्यू अपॉन C हुआ। तो इसका मतलब कि लैम्डा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार एज वेल एज टू न्यू, बट न्यू बार एंड न्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यूनिट्स की हम बात कर रहे थे, यूनिट्स फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। सो ये तो हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प मिलती है जिनसे, और हमें इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं ओके टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। अब ब्रॉडली स्पीकिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। एमिशन में एमिट होंगी रेडिएशंस और उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, कितनी एब्जॉर्ब हुई है उस चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जस्ट आई विल गिव यू अ स्मॉल आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 स्पेक्ट्रोस्कोपीज। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिससे क्या होता है दे गेट एक्साइटेड एंड अब एक्साइटेड हो गए तो वो एक्साइटेड स्टेट में उनका जो इलेक्ट्रॉन है द इलेक्ट्रॉन विल लाई इन द एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये हमने न्यूक्लियस दिखाया, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दिखा दी। पर हम इसमें क्या दिखा रहे हैं इस डायग्राम में, बेसिकली वी मीन टू शो द एक्साइटेड स्टेट। कैसे हुआ ये एक्साइटेड स्टेट, एटम या मॉलिक्यूल को कैसे मिला ये स्टेट, जब उस पे इंटेंस हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला गया। अब क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रह सकता, इट इज अनस्टेबल, इट हैज टू कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी अभी उसके पास है इसको वो रिलीज करेगा। ये हमने यहाँ शो कर दिया कि अब ये इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ शो किया था अब यहाँ, कि अब ये ग्राउंड स्टेट में आ गया और साथ में उसने क्या किया, एनर्जी रिलीज की। अब जब ये एनर्जी, ये रेडिएशन हमने पास किया प्रिज्म से, तो हमने देखा कि यहाँ एक स्पेक्ट्रम बना। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सिर्फ। तो हमने यहाँ एक स्पेक्ट्रम बनाया और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम हमें दिखाई कैसा देता है, तो कैसा दिखाई देता है कि ये सारा ब्लैक होगा, सारा बैकग्राउंड ब्लैक, और इस ब्लैक कॉन्टिन्यूस बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ेंगी। ये क्या है, ब्राइट लाइंस। इस तरह का होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सैंपल से पास करवाई जाती है
वो सैंपल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ होगा, और जब इलेक्ट्रॉन शुरू में तो ग्राउंड स्टेट में होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शुरू में ग्राउंड स्टेट में होगा, लेकिन जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो हमने यहां लिखा H न्यू, और तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी अब उसके पास है तो इस एनर्जी के साथ वो जंप करेगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये हमने यहां ग्राउंड स्टेट दिखाई थी। अब क्या है, अब ये ग्राउंड स्टेट है और ये दूसरी स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, प्लस कुछ लाइट ट्रांसमिट भी होगी, कुछ तो एब्जॉर्ब होगी लेकिन कुछ लाइट ट्रांसमिट भी होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। अब इस ट्रांसमिटेड लाइट को पास करवाएंगे प्रिज्म से और अगेन एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। अब इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा, ये एक अदरवाइज ब्राइट बैकग्राउंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर देयर विल बी डार्क लाइंस। These are now dark lines. This is the difference. और अगर हम सेम सैंपल का, सेम सब्सटेंस का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो जिन वेवलेंथ्स पे ये ब्राइट लाइंस हमें मिली थी उन्हीं वेवलेंथ्स पे एग्जैक्टली ये डार्क लाइंस हमको मिलेंगी। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए यूज करते हैं, एमिशन को नहीं करते, क्योंकि एमिशन के लिए वी नीड टू first take the molecule or atom to the excited state by giving intense heat or electric discharge, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कंपाउंड्स इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इंटेंस हीट को सह नहीं पाते, दे अंडरगो डीकम्पोजिशन, और जब ये डीकम्पोज हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर डीकम्पोज हो गए तो फिर हम कैसे उसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। So therefore emission spectroscopy is not practically possible for the determination of structures of organic compounds, and the spectroscopic technique which is used is the second one, absorption spectroscopy. तो ये तो हो गया टाइप्स। अब हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। अब आएगी बात कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। यस, principle of UV visible spectroscopy। अच्छा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक और नाम से जाना जाता है, और यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही हम प्रिंसिपल में एक्चुअली पढ़ेंगे कि क्यों इसको ऐसा बोला जाता है। तो एक्चुअली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूवी या विजिबल रीजन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, जैसे अभी हमने पीछे देखा। तो ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ये ट्रांजिशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और अच्छा, अब होता क्या है कि वैसे तो यूवी और विजिबल रीजन मैंने आपको बताया, यूवी का जो रेंज है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, और विजिबल का है 400, ये अप्रोक्सीमेट है, 400 से 800 नैनोमीटर ये रेंज है, ये यूवी का और ये विजिबल का। लेकिन एक और मैंने आपको बताया था कि अगर 200 नैनोमीटर से कम अगर वेवलेंथ है तो उस रीजन को वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहा जाता है। तो ये रीजन 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच रहता है, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। ये हमें रेंज याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब होता क्या है कि इसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रीजन में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है
वो ऑक्सीजन गैस बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है। और अगर हमें यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ना है किसी कंपाउंड का बिलो 200 नैनोमीटर, तो हमें स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसमें कि ये जो ऑक्सीजन है इसको फ्लश आउट करना पड़ेगा, मतलब हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और तभी हम सैंपल को पढ़ पाएंगे। अगर हम 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ में अगर उसको पढ़ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, इफ वी आर स्टडिंग द स्पेक्ट्रम बिलो 100 नैनोमीटर, तो ये जो स्पेशल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑक्सीजन को फ्लश आउट कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, इसी के कारण इस रीजन को वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन भी कहा जाता है। ओके, अब बात प्रिंसिपल की कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल पढ़ने के लिए थोड़ा अगर हम ये देख लें कि हम करते कैसे हैं ये एनालिसिस, तो हमें और ज्यादा प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ये काम करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सिंपली स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल देते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोमीटर में होता क्या है, तो यहाँ एक हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसको हम सैंपल कहेंगे, उसको हमने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया होगा। और शुरू से बताती हूँ आपको। पहले सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। सोर्स किसका? यूवी विजिबल रेडिएशन का। और इस सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है वो एक मोनोक्रोमेटर में से पास होगी। मोनोक्रोमेटर क्या काम करेगा? एक वेवलेंथ की रेडिएशन फिल्टर कर देगा और एक वेवलेंथ की रेडिएशन देगा। अब ये बीम स्प्लिटर से पास होगी, इट विल पास थ्रू, ये है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर क्या करेगा? इसको स्प्लिट कर देगा, इसकी दो बीम्स बना देगा। दो बीम क्यों? क्योंकि एक बीम हमें रेफरेंस के लिए चाहिए और दूसरी बीम सैंपल से पास करवाने के लिए चाहिए। अब हम सैंपल किसको यहां बोल रहे हैं? सैंपल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो सैंपल हमने इसमें डाला है। ये जो मैंने बॉक्स जैसा बनाया है ये क्यूवेट है। क्यूवेट एक टेस्ट ट्यूब की जैसी एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन रखते हैं। ये जो क्यूवेट है दिस इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। और ग्लास की ये नहीं बनी हो सकती क्योंकि ग्लास भी एब्जॉर्ब करता है। इट विल नॉट बी मेड अप ऑफ ग्लास, इट विल बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। ग्लास की अगर बनी होगी तो ग्लास रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें ठीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जिस मटेरियल का ये क्यूवेट बना है वो एब्जॉर्ब ना करे, सिर्फ जो इसके अंदर रखा गया सैंपल है वही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। तो अब क्या करेंगे, यहां से जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन आएगी कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी रेफरेंस द्वारा और सैंपल द्वारा। फिर जो ट्रांसमिटेड होगी उसको पास कराया जाएगा एक यहाँ पे ये पेन से, जैसे हमने पहले प्रिज्म कहा, तो आप इसको प्रिज्म से पास कराएंगे और प्रिज्म से पास कराने पे हमें यहाँ परमानेंट रिकॉर्ड एक ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा 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 जैसा कुछ ऐसे उसमें दिखाई देता है। तो ये हमने यहाँ वेवलेंथ और यहाँ एब्जॉर्बेंस, तो इसको या फिर ऐसे ए लिख देते हैं, ए फॉर एब्जॉर्बेंस। तो इस तरह का कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है। तो यहाँ हमारा वो सैंपल रहता है। अब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट जिसको हम E0 बोल रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसको E1 बोल रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है जितना इन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच डिफरेंस है, तब तो वो
जंप करेगा और हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। अगर इतना एनर्जी नहीं मिलता है, इससे कम मिलता है, तब ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये जो एब्जॉर्प्शन है इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है एक डेफिनेट क्वांटिटी में एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है इलेक्ट्रॉन को, तभी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इट कैन जंप। तो अब ये जो स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, ये इनके भी आगे बहुत सारे सब लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स। ये जो मैंने दिखाए ये पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसको हमने ई नॉट कहा है, लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। यहां भी दिखा देते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स, जो मैंने ये दिखाए, वाइब्रेशनल लेवल्स ये दिखाए। ये सारा मिलकर के ये E1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अब ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये वाइब्रेशनल लेवल्स भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल से मिलकर बने होते हैं। तो ये हम वो लेवल्स दिखा रहे हैं। इसी तरह इधर भी कुछ होगा, देयर विल बी सो मेनी लेवल्स। ये रोटेशनल लेवल्स, क्योंकि हर वाइब्रेशनल लेवल कुछ रोटेशनल लेवल से मिलकर बना होता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जितना ई नॉट और E1 का गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करता है। अब वो किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे जा सकता है, ई नॉट के किसी भी लेवल से E1 के किसी भी लेवल पे जा सकता है। बहुत सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, ये सभी ट्रांजिशंस यहाँ पॉसिबल हैं। क्योंकि इतने सारे ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो जब हमें इसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जब ग्राफ हम देखेंगे, तो उसमें सिंगल पीक्स नहीं होंगी, बल्कि कैसी पीक होंगी, ऐसे ब्रॉड पीक्स होंगी, इस तरह की ब्रॉड पीक्स। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि ये पीक्स ब्रॉड क्यों हैं? जब हम स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो ये ब्रॉड पीक्स क्यों आते हैं? तो हम तब यही एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक लेवल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। जैसे ये भी हो रही है ना। अब जैसे एक्चुअली ये ट्रांजिशन भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रेजोल्यूशन इतना नहीं होता कि वो इन सब ट्रांजिशंस को, हर छोटी बड़ी ट्रांजिशन को अलग से रिजॉल्व करके दिखाए। तो हमें क्या दिखाई देता है? इन सब ट्रांजिशंस का मिल करके ऐसा एक ब्रॉड बैंड जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक इसमें ध्यान देने वाली बात है। ये सवाल पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रा, why UV visible spectra consists of large number of closely spaced lines or broad bands, और यही एक इसका फीचर है which distinguishes it from other types of spectroscopic techniques। तो ये तो हुई बात इसके प्रिंसिपल की। और अब आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर और डिटेल्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने तरह के होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।